मुस्लिम लीग नून फिर फ्रंट फुट पर 28 मई को इस्लामाबाद में मैदान सजेगा। अवामी राब्ता मुहिम चलेगा। वोट को इज्जत दो का दोबारा नारा बता रहा है। जून में सियासी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऑपोजिशन के एक इफ्तार डिनर ने वजीर आजम के करीबी साथियों का सियासी मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। शेख रशीद का इमरान खान को ऑपोजिशन से बचकर खेलने का मशवरा, NRO देने की भी हिमायत कर दी। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग तालिबा की जान ले गई। मुल्ज़िमान जाली तस्वीर और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करते थे। इबरतनाक सजा ही ऐसे वाक़यात को रोकने का वाहिद हल है। चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी टॉप स्टोरी के साथ ही आपको बताएं कि इतवार की इफ्तार पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक भी हो गई और उधर एक बार फिर नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। पार्टी के लिए अहम फैसलों का वक्त है। लग रहा है कि पार्टी क़यादत को अपने कारकुनों में बढ़ती मायूसी का एहसास हो गया है। नून लीग बज़ाहिर दोबारा वोट को इज्जत दो के अपने नारे पर जमती नजर आ रही है। ये सुन लें एक दफ़ा। मैं बबांगे दोहल कहती हूँ कि बयानिया एक ही है, वो है वोट को इज्जत। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती, जब बक्से चुराए जाते हैं, जब वोट चोर हुकूमत आ जाती है, तो फिर वो होता है 9 महीने में पाकिस्तान के साथ जो अब हो रहा है। वोट को इज्जत जब नहीं मिलेगी तो मुल्क का ये हाल होगा। जाली इंसान वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठाया हुआ है, उसको मैं वज़ीर आज़म नहीं मानती, क्योंकि वो तौहीन है उस मनसब की भी। और मुस्लिम लीग नून ने ईद के बाद महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्कगीर राब्ता मुहिम चलाने का ऐलान भी कर दिया है। अपोजिशन की जॉइंट स्ट्रेटजी होगी कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल क्या है। अगर वो हुकूमत को हटाने में है तो हुकूमत को हटाया जाएगा, अगर वो इलेक्शन में है तो इलेक्शन की डिमांड होगी। ये फैसला APC करेगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में मरहलावार एहतजाज शुरू करने का फैसला किया है और 28 मई को यौम तकबीर पर इस्लामाबाद में पहला जलसा किया जाएगा, जिसमें मरीम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास भी सख्त एहतजाज इनमें भी किया जाएगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सज़ा मुअत्तली के लिए एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ये इस्तदा मुस्तरद कर चुकी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ को 6 हफ्तों की रिहाई मिली थी। तो ऑपोजिशन का प्लान है एहतजाज का। बिल्कुल, और लेकिन एग्जैक्ट प्लान क्या है उसके बारे में भी पता करते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं। राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून खुसूसी इजलास बुलाएगी, अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी और कुछ बजट मुतालबात सामने आए हैं। क्या हुकूमत मुखालिफ तहरीक का इरादा तर्क कर दिया गया? हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुराद ये है कि हम आवाम के साथ जो है वो खड़े हों और कल को आवाम की तरफ से ये ना बात हो कि जिस वक्त ये नाअहल हुकूमत ने उनके ऊपर अरसा किया। इस वक्त आप देखें कि डॉलर जो है वो 150, 150 को क्रॉस कर गया है। इस वक्त अद्वियात की कीमत जो है वो 4 गुना हो गई है। पेट्रोलियम की कीमत आप देखें कि कहाँ तक चलेगी है। इसके अलावा आम ज़रूरत की चीज़ें जो हैं उनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कीमत जो है 2 से 3 गुना जो है वो नहीं बढ़ गई। एक आम आदमी जिसकी इनकम जो है वो 15 से 20 हज़ार है, वो आदमी ना बिल अदा कर सकता है, ना वो 2 वक्त की रोटी पूरी कर सकता है। तो इन्होंने मुल्क की इकॉनमी को जिस तरह से जो है वो IMF के पास गिरवी रखा है, तो उसके बाद तो हालत तो इन्होंने मुल्क की इकॉनमी की ये कर दी है कि वो जिस तरह से कहते हैं ना कि अब मरीज़ को जो इलाज की ज़रूरत नहीं है, इसको घर ले जाके तो इसके पास जो है ना सूरह यासीन पढ़ो, तो ये तो इन्होंने वो हाल कर दिया है। तो अब आने वाले दिनों में खुदा ना खासा हमें तो ये नज़र आ रहा है कि ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ जो है वो ले गए हैं। ऐसी सूरत में हमें आवाम के लिए, आवाम के मसाइल के लिए जो है वो बाहर निकलना होगा। उसे आप तहरीक का नाम दें, उसे आप एहतजाज का नाम दें, लेकिन हम ईद के बाद APC में शिरकत करेंगे और APC में होने वाले अपोजिशन के जो मुश्तरका और कंसेंसस के साथ डिसीजन होंगे उनके साथ चलेंगे। मुस्लिम लीग नून ये कहती रही है कि हमारा हदफ हुकूमत तोड़ना या इक़्तिदार का नहीं है। एक्चुअली
अगर हम इफ्तार देखें इतवार वाला, तो जो पार्टियां शरीक थी उनमें से कुछ का मकसद बड़ा वाज़ेह था, जो कि हुकूमत तोड़ना ही नज़र आ रहा था। कैसे चलेंगे आप सब लोग एक साथ? इस हुकूमत को तोड़ना के इस मुल्क को बचाने की इस वक्त जो है वो पार्टियों को फिक्र है। जो पार्टियां ये कहती हैं कि ये हुकूमत जो है ये ख़त्म हो, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ ये है कि तमाम लोग, वो अपोजिशन है, वो हुकूमत है, वो दूसरे तबके हैं, सब सर जोड़ के बैठें और ये जो एमरजेंसी की तरफ, जो डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, इसको रोकें। लेकिन ये मुतकब्बर और अहमक हुक्मरान जो हैं, ये तो अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, ये तो उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो फिर किस तरह से इनके होते हुए जो है ये मुल्क इस सूरत हाल से बचेगा? तो उसके पेश नज़र जो है वो लोगों का ये ख्याल है कि ये हुकूमत जो है इसका जाना ही इस मुल्क की जो है वो मसाइल का हल है या इस मुल्क की बचत है। अच्छा, बातें अनक्लियर सी हैं। मुस्लिम लीग नून मज़ाहमती और अवामी एजेंडे पर चलने की तरफ बढ़ तो रही है, लेकिन दूसरी तरफ फिर मियां नवाज शरीफ की ज़मानत की कोशिश भी शुरू हो गई है। तो इस तरह आपका बयानिया कुछ गैर वाज़ेह सा नहीं हो जाता? देखिए, हमें गलत सज़ा दी गई है और जो है वो हमें जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया गया है। वो एहतसाब जो है वो कोई सही एहतसाब नहीं था। तो ज़मानत जो है वो हमारा कानूनी और आइनी हक़ है और वो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से तलब कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद या हाई कोर्ट जो है वो या सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारे साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये जो पिंडी का शैतान कह रहा है कि जी मैंने कहा था इमरान खान को कि इनको NRO दे दो, तो वो माना नहीं, तो भाई ये फिर ये एहतसाब इमरान खान करवा रहा है, ये सज़ाएँ इमरान खान दिलवा रहा है, ये ज़मानतें वो कैंसिल करवा रहा है। फिर आप फिर पर्दे से जो है वो बाहर आए ना, फिर आप कहें कि ये सारा कुछ हम करवा रहे हैं। और अगर अदलिया आज़ाद है और अदलिया जो है वो अपने फ़ैसले ख़ुद करती है, तो फिर कानून और कायदे के मुताबिक हमारा हक़ है। अगर हमें नहीं मिलेगा तो फिर भी हम अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। अगर मिलेगा तो वो हमारा हक़ होगा, किसी का हमारे ऊपर एहसान नहीं। जी, आपने तो अपने प्लान बता दिए, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। अगर 28 मई का बायदर यौम तकबीर पर ही इस्लामाबाद में जलसा और एहतजाज का प्लान है, एज इन जलसा किया जाएगा, तो आई गेस रमज़ान में ही एक्टिविटीज़ फिर तो शुरू करने जा रहे हैं लोग। एब्सोल्युटली, और 28 मई कोई खास दूर भी नहीं है। अगर आप देखें तो आपको बताएं कि जो कभी नवाज और जरदारी को किसी सूरत माफ़ ना करने की बात किया करते थे, आप कहते फिर रहे हैं कि मैं खुद NRO के मशवरे देता था। शेख रशीद को अचानक क्या हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। अपोजिशन की इफ्तार ऐसी बड़ी परेशानी बन गई है अपेरेंटली सारों के लिए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने एक बार फिर कहा है कि एहतजाज की बातें करने वालों का एक ही मकसद है कि उन्हें NRO मिल जाए, और मैंने कहा था इन्हें दे दो, और इमरान खान ने इनकार कर दिया। सुने ज़रा शेख रशीद ने क्या कहा। 1 घंटे में सारी अपोजिशन खत्म हो सकती है अगर इमरान खान इनको बाहर जाने दे। हालांकि मैंने कहा भी है इमरान खान को कि यार दफा कर, ये कूड़ कवाड़ दफा भला जाने दे। कहता नहीं जाने दूंगा। ये सब लोग NRO मांग रहे हैं। मैंने इमरान खान को रोजे में बता रहा हूँ, कहा था दफा करो दे दो। इमरान खान ने कहा नहीं दूंगा। मैं सबके सामने नदामत कबूल करता हूँ। सबके सामने मैंने कहा जी क्या मुसीबतें मोल लेनी, ये पैसे लगाएंगे, इनके पास हराम का माल है, ये बंदे इकट्ठे करके लाएंगे, दफ़ा करो। जो थोड़ा बहुत भी देते हैं, तो इमरान खान ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा शेख। यानी शेख साहब ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने मुखालिफिन को बाहर जाने दिया होता तो ना सिर्फ मुल्की ख़जाने में पैसा आ जाता, बल्कि अपोजिशन एक जगह इकट्ठी भी ना होती। इससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि शेख साहब जैसे दूरंदेश सियासतदान ने ईद के बाद अपोजिशन के मुतवक्का एहतजाज का नतीजा शायद भांप लिया है, या उन्हें कुछ खौफ है। वो अपने तजर्बे की रोशनी में खान साहब को बच कर खेलने का मशवरा दे रहे हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। ट्रस्ट शेख रशीद टू से समथिंग। बिल्कुल उनकी तरफ सारी अटेंशन चली जाती है कि वो क्या कह रहे थे, और असल भी था कि नहीं। रहनुमा PTI फैसल जावेद हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। फैसल, शेख रशीद साहब ने के मुताबिक वो ये चाहते थे कि NRO दे दिया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं माने, ये उनका कहना है। वज़ीर आज़म क्यों नहीं माने? क्या कभी काबीना और पार्टी रहनुमाओं को इस पर एतमाद में लिया उन्होंने? कोई बात हुई इसके ऊपर?
जी हुमा और अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि आप ये देखें कि आज जिधर भी पब्लिक से कोई भी बात होती है तो पब्लिक एक ही चीज़ कहती है कि आपको हमने इसलिए वोट दिया है कि आपने इन चोरों और डाकों को पकड़ना है और जो लूटी हुई दौलत है वो वापस लानी है। ये पब्लिक की अल्टीमेट डिमांड है। और इसीलिए आपको पता है कि 22 साल से इमरान खान ने जो स्ट्रगल की है वो एंटी करप्शन की है। तो जो करप्शन हुई है और जो पैसा आवाम का लूटा गया वो तो वापस लाना है। तो इमरान खान किसी सूरत कुछ भी हो जाए NRO नहीं देने लगे। अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब वाहिद रास्ता है आगे जाने का। और जो ड्रिलिंग होनी चाहिए, ऑफशोर ड्रिलिंग, वो होनी चाहिए सरे महल में और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में। बड़ा ख़जाना है वहाँ पे जो मिलेगा, जो पाकिस्तान वापस आना है आपका, मेरा, इन कैमरामैन का, सबकी जेबें लूट के, गरीब आवाम की जेबें लूट के इन्होंने वो पैसा बाय ट्रांसफ़र किया है। तो NRO का तो किसी सूरत कोई सवाल ही। अच्छा, कोई सवाल नहीं पैदा होता। आपने तो बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दे दिया, लेकिन फैसल शेख साहब ऑन द कॉन्ट्री वो NRO की बात कर भी चुके हैं। ज़ाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से दूर नज़र आते हैं इस इशू पर। तो क्या PTI की गवर्नमेंट है, नज़रियाती इतना बुनियादी नज़रियाती इख्तलाफ है अगर शेख साहब का, इसी काबीना में एडजस्ट कैसे होते हैं फिर वो? ठीक है, अब PTI का जो इमरान खान का जो नज़रिया है, PTI का जो अपना एक नज़रिया है, और जो इत्तेहादी पार्टियां होती हैं उनके अपने नज़रिए होते हैं। लेकिन जब आप एक मिशन पे एक गवर्नमेंट में होते हैं तो आप एक तरफ जाते हैं और एक ऑब्जेक्टिव होता है और वही ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं। लेकिन मैं इमरान खान का ये आपको बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने किसी सूरत इनको NRO नहीं देना, और चाहे कुछ भी हो जाए अकाउंटेबिलिटी एक हमारे पास वाहिद रास्ता है। अच्छा, फैसल शेख साहब की तरह आपके एक और इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के चौधरी बिरादरान भी हैं जिनके ज़िम्मे पंजाब में मुस्लिम लीग नून का फ्रंट ब्लॉक बनाने का काम ज़ाहिर उन्हें सौंपा गया था, लेकिन ये हो नहीं सका अब तक। तो काम तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने इत्तेहादियों की परफॉर्मेंस से उमूमी तौर पर खुश है या हैं कुछ रिजर्वेशंस? जी हाँ, हमारे जो इत्तेहादी हैं उनके साथ हम मुसलसल राब्ते में इकट्ठे काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है उनकी कारकर्दगी से खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सब यकजा है इमरान खान की लीडरशिप के अंडर और डिलीवरी पे फोकस है। देखिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था इमरान खान का पॉलिटिक्स में भी आने का, कि इस मुल्क से गुर्बत को ख़त्म करना है। पाकिस्तान का इस वक्त मसला है क्या? पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के ख़र्चे ज़्यादा और आमदनी कम है, और यही हर घर की हालत है कि खर्चे ज़्यादा और आमदनी कम है। तो इसी डेफिसिट जो है, इस तवाज़ुन को हमने ठीक करना और डेफिसिट को कम करना है, और उस पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उस पर कामयाबी भी हो रही है। लेकिन ये 1-2 मुश्किल टाइम है, रास्ता कठिन है, लेकिन मंजिल हसीन है। अब्दुल्ला और हुमा। अच्छा फैसल, फाइनल क्वेश्चन से शेख साहब, हाँ ऑब्वियसली व्हाट यू सेड दैट टू, लेकिन एक और बात जिस पे हमें लग रहा था कि किसी को फिक्र नहीं पड़ी, एटलीस्ट कहा यह जाता है, लेकिन वी आर सीइंग द ऑपोजिट। अगर देखा जाए तो सिर्फ शेख साहब ही नहीं, तहरीक इंसाफ के अपने मुख्तलिफ रहनुमा बिलावल की इफ्तार पार्टी और अपोजिशन की मुतवक्के हुकूमत मुखालिफ मुहिम पर सख्त रद्द अमल देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे रद्द अमल की ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई? कुछ ना बोलते, बिल्कुल खामोश रहते कि इतनी इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। कोई डर है इसके लिए बोल रहे हैं? नहीं, समझ नहीं आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि डी चौक बड़ा सूना सूना पड़ा हुआ है, ज़रूर आए, प्रोटेस्ट करें, जमहूरियत में उनका हक है। हम भी उनको असिस्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ पानी वानी चाहिए हुआ, कुछ भी चाहिए हुआ, लोग चाहिए होंगे उनको, लोग नहीं आएंगे इनके साथ। अवाम नहीं निकलेंगे क्योंकि अवाम इनसे बहुत दूर निकल गए हैं। और समझ नहीं आ रही ये जो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, ये क्या अपने खिलाफ तहरीक चलाएंगे? क्योंकि आज जो पाकिस्तान का हाल है, ख़ास तौर पे पिछले जो 10 साल में इन्होंने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे ये कहते हैं, असल में वो चार्टर ऑफ करप्शन इन्होंने साइन किया कि हम बारियाँ लेंगे, मुल्क को लूटेंगे, बाहर पैसा लेके जाएंगे। तो जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, जिधर ला के खड़ा किया पाकिस्तान को, तो ये क्या अपनी खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रही है इनकी। लेकिन बहरहाल ये इनका हक है, ज़रूर चलाएं, इजी हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसे तहरीकें चलनी नहीं है क्योंकि ये अब इनकी तहरीकें जो हैं तारीकी में बदल गई हैं और अदालत की तारीख़ों में बदल गई, और कुछ भी नहीं इनके पल्ले। और पब्लिक तो बिल्कुल भी इनके साथ नहीं है। पब्लिक को इमरान खान पे पूरा एतमाद है और उन्होंने इमरान खान पे ट्रस्ट किया, हमेशा ट्रस्ट किया, और उन्हें पता है कि खान ने डिलीवर करके जाना है। और इमरान खान जो हैं
वो ज़ाहिर है थोड़ा कठिन रास्ता ज़रूर है, लेकिन मंजिल यकीन है कप्तान पे कौम को पूरा एतबार है और कप्तान इंशाल्लाह इस मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। चलें जी, वो तो अब वक्त ही बताएगा कि ऑपोजिशन की तहरीक में कितनी जान होती है, लेकिन आपका ये जुमला इंटरेस्टिंग था। बाय द वे समबडी एल्स वाज टेलिंग मी कि पाकिस्तान में आपको पता है बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ सबसे पहले किस शहर में आती हैं? सियालकोट। यस, मुझे इसलिए लगा क्योंकि हमने सियालकोट की बात की थी, आपको बात याद आई, तो वो जस्ट मेक सेंस। आई एम सो स्मार्ट। हाँ, मेरा ख्याल है आगे बढ़ना चाहिए हमें। बिल्कुल। मकबूजा कश्मीर पर तसल्लुत के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल भारतीय रियासत की पॉलिसी का हिस्सा है जो बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, आपको बताएं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में आने वाली कश्मीर सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट एक बार फिर मोदी सरकार का भयानक चेहरा बेनकाब कर रही है और इंसानी हकूक़ के कारकुन तो आवाज़ उठाते रहते हैं। आलमी बरादरी और बैनुल-अक़वामी इदारों की आंखें कब खुलेंगी? अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाली जम्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट कहती है कि काबिज भारतीय फोर्सेस दौरान तशद्दुद कैदियों को बरहना करने, टांगों पर रोलर चलाने, करंट लगाने, जिस्मानी आज़ा को जलाने, नींद से महरूम रखने और इस्मतदारी समेत जिनसी तशद्दुद जैसे वहशियाना मुजालिम में मुलव्वस हैं। रिपोर्ट में तशद्दुद और ईज़ा रसानी के सैकड़ों वाक़यात बयान करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया है कि इस जुल्म और बर्बरियत पर बैनुल-अक़वामी सतह पर तहक़ीक़ात कराई जाएँ। 432 कैदी जिनकी रिपोर्ट में तफसील से जिक्र किया गया है, इनमें 301 ख़वातीन, तलबा और कम उम्र बच्चे सियासी और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं इससे महरूम रखे गए हैं और इसमें सहाफ़ी भी शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस तरह के ज़्यादातर वाक़यात मंजर आम पर नहीं आते। इंसानी हकूक़ के कारकुन पाकिस्तान समेत हर मुल्क में आवाज़ उठाते हैं, मगर इस नौइयत की रिपोर्ट दुनिया के किसी खित्ते से नहीं आ रही है। इससे पहले पैलेट गनों से कश्मीरियों को अंधा करने की रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आ चुकी है। अब सवाल ये है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी इस तरह की रिपोर्ट का आखिर कोई असर लेती भी है या फिर एक मरतबा फिर इन हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बैनुल-अक़वामी कानून की माहिर रीमा उमर हमारे साथ हैं। ये बिल्कुल सवाल जो आपने किए हैं ये रीमा से पूछते हैं। रीमा, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर लीजन ऑफ सिविल सोसाइटी नामी तंजीम की जानिब से कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा एक्शन ले। इससे पहले आपको ये भी याद दिला दें कि पैलेट गन्स पर भी एक तंजीम ने पूरी रिपोर्ट दी थी जो कि अमेरिका के कई अखबारात में छपी भी थी। अक़वाम मुत्तहिदा या कोई और आलमी इदारा कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं ले रहा? सबसे पहले तो ये कि 70% से ज़ायद केसेस जो हैं वो सिविलियंस के ख़िलाफ़ हैं, मतलब मिलिटेंट्स सो कॉल्ड नहीं, लेकिन सिविलियंस हैं, मतलब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन हैं, इंसानी हुकूक के जो एक्टिविस्ट हैं वो हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है इन सब केसेस में। प्रोसिक्यूशंस तो क्या, इन्वेस्टिगेशंस भी सही तरह से नहीं होती, तो लोग इस तरह का तशद्दुद करते हैं। कई केसेस में लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब नहीं होता। तीसरी बात यह है कि जो टॉर्चर के तरीक़ाकार है वो भी बहुत ही खौफनाक हैं। जिनसी तशद्दुद भी इसमें शामिल है, इलेक्ट्रिक्यूशन शामिल है, वाटर बोर्डिंग शामिल है, इसके अलावा लोगों को सोने ना देना शामिल है, छत से लटकाना, और भी बहुत मुख्तलिफ तरीक़ाकार टॉर्चर के या तशद्दुद के। सो ओवरऑल एक बहुत ही सीरियस इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो इस रिपोर्ट में डिटेल में तफसील में बयान की गई हैं, और ये हमें एक मेरा ख्याल है इफ़ेक्टिव मंजरनामा पेश करती है हमारे लिए कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की ओवरऑल सिचुएशन क्या है। जो आपने जिक्र किया जी, एक तजवीज़, एक रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट में ये है कि यूएन को एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर देना चाहिए या कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनानी चाहिए जो कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है उसको इन्वेस्टिगेट करे। अब ये होता है कि नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत सी तजावीज़ हैं इस रिपोर्ट में, ये एक तजवीज़ उन्होंने दी है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का दावा लिए कई रिपोर्ट्स पाकिस्तान से मुताल्लिक़ भी आ जाती हैं और आलमी इदारे उन पर कुछ रिएक्शन भी देते हैं। वी नीड टू बी रियली कॉशियस एज़ वेल। लेकिन आलमी इदारों का जानना हम ये चाहते हैं कि पैरामीटर है क्या, वो किस तरह की तंजीम या किस तरह की रिपोर्ट को काबिल एतबार समझते हैं इस सिलसिले में।
जनरल असेंबली की अगर आप बात करें, वहाँ तो बहुत कश्मीर के ऊपर बात होती है, अक्सर रेज होता है कश्मीर का इशू, फ़लस्तीन का इशू भी रेज होता है, और से बहुत ममालिक जो सिक्योरिटी काउंसिल की प्रायोरिटी नहीं है, जनरल असेंबली में जहाँ सब ममालिक साथ मिल के बैठते हैं, वहाँ पे तो डिस्कस होता है। तीसरा जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसमें कश्मीर जो है शायद एक बेहतर तौर पे उस पर बात हो सकती है। अभी ऑफिस फॉर द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट की मैंने बात की। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के कई सेशंस होते हैं, 3 सेशंस होते हैं साल में, उसमें उस रिपोर्ट पे ज़्यादा तफसील से बात होनी चाहिए। और क्योंकि इन इदारों में रियासतें जो हैं उनकी नुमाइंदगी होती है, इसलिए मेरा ख्याल है बाकी जो ममालिक हैं जो इंसानी हुकूक के बारे में बात करते हैं, कहते हैं उनकी दिलचस्पी है इंसानी हुकूक में, उनको इसको प्रायोरिटी के तौर पे उठाना चाहिए। और मेरा ख्याल है पहला जो ऑर्गन है जिसमें ये उठाया जा सकता है वो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। उनकी तो जुरिस्डिक्शन के बहुत इश्यूज हैं, क्योंकि भारत जो है उसने रोम स्टैट्यूट जो ICC का जो लॉ है उसको भारत ने जो है साइन नहीं किया, और जो ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती ऐसे केसेस में। तो जब हम कहते हैं कि एक्शन लिया जाना चाहिए इंटरनेशनली, तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि हम स्पेसिफाई कर दें कि वो एक्शन एग्जैक्टली। रीमा, इन दैट केस क्या ये ज़रूरी नहीं कि आलमी सतह पर ऐसा कोई इदारा भी मौजूद हो जो ये जांच करे कि तंजीम की रिपोर्ट ठीक है या फिर गलत है? क्योंकि ऐसा ना हुआ तो यूं ही प्रोपेगेंडा की जो जंग है वो तो चलती रही। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तो अरसे से भारत को ये रिक्वेस्ट की गई है कि उनके नुमाइंदों को एक्सेस दिया जाए कश्मीर में, ताकि वो खुद से देख सकें कि वहाँ इंसानी हुकूक की सूरत हाल क्या है। क्योंकि जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, भारत का रवैया, भारत का रद्द अमल यही होता है कि ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये एजेंडा है, इसका सच से कुछ ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि हमें फिर एक्सेस दे दें ताकि हम खुद देख लें कि इंसानी हुकूक की क्या सिचुएशन है, तो भारत कहता है कि नहीं, ये हमारा इंटरनल मामला है, हम एक खुद मुख्तार रियासत हैं, हम आपको क्यों एक्सेस दें। क्योंकि वो एक्सेस नहीं देते तो पाकिस्तान भी कहता है कि वो भी एक्सेस नहीं देगा UN को। इससे तंग आकर UN ने पिछले साल ऑफिस फॉर द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की पहली बार एक रिपोर्ट आई है कश्मीर पे इंसानी हुकूक की सिचुएशन पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने अपने जो बाकी इदारे हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो इस्तेमाल की है। इसके अलावा जो वैसे इंसानी हुकूक की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्रेडिबल होती हैं, रिलायबल होती हैं, जिनके लोग जिस इनके साथ मुंसलिक होते हैं उनकी अच्छी रेपुटेशन होती है और जिनका डेटा अच्छा होता है, क्रेडिबल होता है, उसको उन्होंने कोट किया है। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है और उनका एनालिसिस है वो अक़वाम मुत्तहिदा अपनी रिपोर्ट में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो कुछ क्रेडिबल या रेप्यूटेशन वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रही थी रीमा उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा एक वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस अर्लियर एज वेल। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेलिंग एक लड़की की जान ले गई। मुजरिमों के खिलाफ सख्त एक्शन ही ऐसे अफसोसनाक वाक़यात को रोक सकता है। कौम की बेटियों को महफूज रखना है तो बहैसियत माशरा हमें भी जागना होगा। ज़िला बदीन के शहर टंडो गुलाम अली में सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलरों के हाथों तंग आकर तालिबा ने जहरीली दवाई पीकर खुदकुशी कर ली। लड़की ने खुदकुशी से पहले लिखे गए ख़त में मुकेश और अशोक और एक और शख्स पर अपनी मौत का जिम्मेदार करार दिया। अहले खाना क्या कहते हैं? बिल्कुल ही, आपको ये भी बता दें कि अहले खाना का कहना है कि मुल्ज़िमान एडिट शुदा तस्वीर और वीडियोस के ज़रिए लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। और वॉच दिस, सुने ज़रा उन्होंने क्या कहा। मेन जवाबदार जो ब्लैकमेल करता रहा है, पहले भी 1-2 मरतबा पैसे लेके गया, फिर उसकी एक दिन एक माँ आई 15 दिन पहले 70,000 रुपया दो तो मैं ये सारे के सारे फ़ोटो तुम्हारा जो है डिलीट करा दूंगा मेरे लड़के से, वरना मैं जो है आपके फ़ोटो जो वायरल करूँगी, जो आपकी मंगनी हुई है वो मंगनी टूट जाएगी। अभी जो दूसरी जगह पे भी हो रही है वो भी कभी नहीं हो सकेगी। आप सारी उम्र कुंवारी बैठी रहेगी और हमारे अच्छे खासे दोस्त हैं, हो सकते हैं हम आपके लिए और कुछ भी करें। बाबा की जो सारी भी जो कमाई होती थी ना उसी के पास, बच्ची के पास होती थी, तो पता नहीं चल रहा था कि घर से पैसे जा रहे हैं या फिर खर्च हो रहे हैं, क्या हो रहा है। जब हम लोगों को पता काफ़ी देर से चला। कितनी कोई दर्दनाक ये कहानी है, क्योंकि जिसकी अपनी तस्वीरें भी ना हो और उसको इस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा हो, दिस इज लाइक टू मच।
एनीवे आपको बताएं कि दूसरी जानिब एसएसपी हसन सरदार नियाजी का कहना है कि मुल्ज़िमान का ताल्लुक हैदराबाद टंडो अलायार और टंडो मोहम्मद खान इजला से है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ताहम मुल्ज़िमान और उनके अहल खाना अपने घर छोड़ गए। ये सोशल मीडिया पे एक ब्लैकमेलिंग का केस था, उसकी एक वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल किया गया। साइबर क्राइम का ये केस था, उसमें पुलिस ने भी उसकी हेल्प की, उसमें CDR और लोकेशन लेके उसको ट्रेस करने की जो कल्प्रेट था कोशिश की गई। पुलिस इसमें जो एग्रीव्ड फैमिली है, जो मजलूम फैमिली है, उसके साथ खड़ी है। ज़रा के मुताबिक मुल्ज़िमान फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद कई माह से तालिबा को ब्लैकमेल कर रहे थे। हर माह 50,000 रुपये वसूल कर रहे थे अदायगी ना होने पर, और इसके मंगेतर को तस्वीर भी भेज दी थी, जिसके बायस इसकी मंगनी भी टूट गई थी। आपके जहन में हो सकता है ये सवाल आए कि अगर तस्वीर और वीडियो जाली थी तो फिर इस लड़की ने क्यों खुदकुशी की? आपको लगता है कि एक बैकवर्ड एरिया में बैठी हुई लड़की दूसरों को ये बता सकेगी, गुलाम अली जगह का नाम कर सकेगी कि उसकी तस्वीर या वीडियोस जाली हैं, या उसके जहन में ये आएगा भी आइडिया कि भाई लोग मेरी बात का यकीन कर लेंगे? और लोग मतलब अब हम जिला के नाम भी बता रहे हैं, शहर का नाम है टंडो गुलाम अली। अब आप सोच ही लें कि वो कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। यू थिंक पीपल वुड वेट कि हम ये तस्वीर देख के पहले ये देख लें कि ये कि ये तस्वीर ऊपर चिपकाई हुई है, शक्ल। उन्होंने देख लिया और उन्होंने मान लिया, यही हुआ होगा। जो बेचारी बच्ची ने अपनी जान भी ले ली। अच्छा, मजीद जानते हैं हम इसके बारे में, और नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद हनीफ अज़ई हमारे साथ हैं, उनसे पता करते हैं। मोहम्मद हनीफ अज़ई, पहले तो ये बताएं कि ये वाक़या क्या है, एग्जैक्टली इसकी डिटेल बताएं। लड़की ब्लैकमेल हो रही थी, ये कैसे पता चला? वर्षा का कहना है कि इब्तदा में इसकी फेसबुक पर जो खत्तर इलाका है हैदराबाद का, उसका रहायशी एक इन्हीं की बिरादरी का एक लड़का था सोम नामी, उससे दोस्ती हुई थी। और फिर किसी तरीके से सोम ने इस लड़की की तस्वीर हासिल की, जिसे फिर उसे एडिट करके उसके ज़रिए इस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यही नहीं, उडेरो लाल जो कि हैदराबाद का इलाका लगता है, वहाँ पर इस लड़की की जब पहली इसी तरह उसने सोम ने उसका नंबर हासिल करके, जो अशोक के साथ इसकी मंगनी थी, अशोक का नंबर हासिल करके वो काबिल एतराज़ तस्वीर जो एडिट की हुई थी उसे व्हाट्सअप कर दिया, जिसके बाद अशोक ने उससे मंगनी से इनकार कर दिया। बल्कि कुछ अर्से के बाद अशोक भी उसे ब्लैकमेल करने लगा। और वर्षा का यह कहना है कि 3 शख्स थे, ये गिरोह बन गया जो इस को ब्लैकमेल करता रहा और 50,000 रुपये के हिसाब से इससे किस्त भी वसूल करता रहा। ब्लैक तस्वीर को हटा देने के नाम पर उसकी धमकी ये देता था कि अगर वो उन्होंने पैसे ना दिए तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएंगी और उसके वर्षा को भी दे दी जाएंगी। लेकिन कुछ दिन कबल ही लड़की ने जो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा रकम उसे दी थी। अब लड़की के पास क्योंकि देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अपनी वालदा और दीगर रिश्तेदारों को इस सूरत हाल से आगाह किया और सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद उसके वालिद ने पुलिस से भी रुजू किया। लेकिन उसकी जो ये गिरोह था उसकी इतनी बढ़ गई थी कि लड़की को बिलाखिर खुदकुशी करनी पड़ी। इस लड़की ने मरने से कबल एक तहरीर भी लिखी थी, जिसमें ये कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो ये 3 अफराद यानी सोम, अशोक और मुकेश उसके ज़िम्मेदार होंगे। लड़की की तहरीर में ये भी लिखा था कि वो जीना चाहती है, मरना नहीं चाहती, उसकी मदद की जाए। लेकिन शायद कहीं से उसकी मदद नहीं हुई और बदनामी के डर से और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उस लड़की ने बिलाखिर जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। ये वो ब्लैकमेलिंग और उसके बाद होने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग अपनी जान ले लेते हैं। ये बताइएगा हनीफ के पुलिस ने अब तक कुछ किया नहीं किया? देखिए, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को अमली तौर पर अभी कोई पेशरफ दिखाई नहीं देती। ताहम एसएसपी बदीन हसन सरदार नियाजी से हमारी बात हुई है और उन्होंने हमें बताया है कि मुल्ज़मान का ताल्लुक क्योंकि हैदराबाद टंडोलियार और टंडो मोहम्मद खान इजला से है, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर छापे मारे गए हैं। लेकिन मुल्ज़मान और उनके अहले खाना घरों को छोड़ चुके हैं। लेकिन मुल्ज़मान की तलाश जारी है और जल्दी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब बात है, ये लड़के सब कुछ कर रहे थे तो पूरी फैमिलीज अब गायब हो गई हैं। अजीब, मतलब एवरीबडी वाज इन्वॉल्व। या फिर जब उन्होंने सुना कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं तो उन्होंने फिर साथ ही दिया होगा, वरना तो जूते लगाते 2 और पकड़ाते इनको। बट एनीवे, आपसे हम हनीफ से ये भी पूछना चाहते हैं कि ये मामला डेफिनेटली देखते ही पता चल गया है कि FIA का साइबर क्राइम विंग जो है उसके हवाले होना चाहिए ये, तो क्या वो लोग एक्टिव नहीं है इस केस में?
देखिए, पुलिस का भी यही कहना है कि यह मामला साइबर क्राइम और FIA का है, लेकिन अभी तक इस हवाले से ये दोनों जो शोबे हैं वो फ़ाल दिखाई नहीं देते और किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी उनकी नज़र नहीं आती। हालांकि जो लड़की का वालिद है, जो एक डॉक्टर भी है, उसका भी यही मुतालबा है कि वह जो है साइबर विंग और जो है FIA इस मामले में अपना किरदार अदा करें और मुलजमान के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अब तक जो थोड़ी बहुत जो कार्रवाई दिखाई दे रही है वो पुलिस ही की दे रही है। और हालांकि हर चारों तरफ से सोशल मीडिया पर और जो समाजी तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी साइबर विंग और FIA को मुतालबात किए जा रहे हैं कि वो इस सिलसिले में फ़ाल हों और अपना किरदार अदा करें। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक इस हवाले से साइबर विंग और FIA की जानिब से किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई देखने में नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मतलब कि FIA का साइबर विंग, सबसे पहले तो ये मेरा सवाल है कि वो पूरा इतना बड़ा इदारा ही क्यों बना जब कुछ करना नहीं है। मतलब ये हमारे रिपोर्टर का अगर ये कहना है, एटलीस्ट इस स्टोरी में तो हमें यही पता चल रहा है कि वो फ़ाल नहीं है। फ़ाल नहीं है इसका मतलब है दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर नॉट एक्टिव, दे आर नॉट इवन वर्किंग, जिसके लिए पूरा इदारा खोला गया है। इससे पहले तो आई हैव हर्ड इंस्टेंसेस जहाँ पे FIA साइबर क्राइम ने बहुत कार्रवाइयाँ की हैं। होपफुली इस वाक़े को अगर हाईलाइट अब किया गया है तो इस वाक़े तक खुद पहुँचा जाएगा FIA की तरफ से और मुल्ज़िमान को वाकई सज़ा दिलवाई जानी। और अगर सैकड़ों हज़ारों भी ऐसे केसेस हैं तो सारों को सीरियसली लेना चाहिए। अब जान चली गई ना, तो लिहाजा कोई एक्शन ले, किसी को कोई सज़ा ऐसी हो कि बाकी लोग डरें। मतलब ये सिलसिला चलना है, वरना अब द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट सोशल मीडिया। लिहाजा बिल्कुल आप समझें कि उधर ही आपने अपनी पुलिस फोर्स सारी भेज देनी है। आपको बताएं कि वर्ल्ड कप से पहले एक तजुर्बा कर लिया, इंग्लैंड से 4-0 से शिकस्त हुई और वर्ल्ड कप में मज़ीद तजुर्बे करने जा रहे हैं हम। अल्लाह खैर करे, आई होप ऐसा ना हो और ये आलमी कप सिलेक्शन कमेटी के तजुर्बात की नज़र ना हो जाए। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया और वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है। इंजमामुल हक के मुताबिक वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में 4 तब्दीलियाँ की गई हैं और जुनैद खान की जगह मोहम्मद आमिर, फ़हीम अशरफ की जगह वहाब रियाज और यासिर शाह की जगह शादाब खान को स्क्वाड में शामिल किया गया है। आबिद अली की जगह आसिफ अली को मौका दिया गया है। जो ये पाकिस्तान और इंग्लैंड की हुई है तो हमने रियलाइज़ किया कि जी कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, तो हमने उसमें 3 चेंज की हैं। आसिफ अली ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो आसिफ अली को इंक्लूड किया है। आबिद अली की जगह आमिर जुनैद की जगह आया है और एक कि जी वहाब रियाज है, ये फ़हीम अशरफ की जगह पे आया है। ये 3 चेंजिंग हमने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में की हैं। दौरे इंग्लैंड से कबल PCB ने वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई 15 रुकनी टीम का ऐलान किया था, जिसमें फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर शामिल नहीं थे। तहम उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए ऐलान करदा 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया था। इंजमामुल हक ने कहा कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की शक्ल में तजर्बे का इजाफा होगा। आसिफ अली को पावर हिटिंग की वजह से आबिद अली पर फोकियत दी गई है। सो ये सारी चेंजेस हैं। बहुत सी ओपिनियन सामने आ रही हैं। वहाब रियाज को भाई आपको पता है ना, हमारे यहाँ तो सब दोस्त जब बैठ जाते हैं तो हर दूसरा दोस्त क्रिकेट एक्सपर्ट होता है, तो बाज़ लोग हर घर में एक एक्सपर्ट बैठा है। कुछ थी रिजर्वेशंस के, भाई आपको जो है ना वो ज़रा पढ़ सकती हैं। अच्छा, सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं और सिकंदर के भी बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस होते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सिकंदर, सबसे पहले तो ये बताएं कि वर्ल्ड कप के लिए जो टीम अभी हमने सारे बताया है जो मुंतखब की गई है, आपके लिए इसमें कोई सरप्राइज है? देखिए, मैंने एक महीना पहले आपसे जब ये टीम अनाउंस हुई थी उस वक्त आप लोगों से बात की थी। उस वक्त कहा था कि मेरी प्रिडिक्शन है इसमें 2-1 तब्दीलियाँ होंगी। मेरे ख्याल से जो सरप्राइज़ है वो वहाब रियाज की है। देखें, ये पाकिस्तान की टीम है, वहाब रियाज भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं, मगर हमें जो है वो ये है कि सेलेक्टर्स को क्या पता नहीं था कि वो रिवर्स स्विंग करते हैं, उनकी स्पीड है, पहले नहीं पता था। आखिरी 2 दिन पहले कौन सी सिफारिश आ गई, क्या हुआ कि अचानक उनको पता चल गया कि यार ये तो रिवर्स स्विंग भी करते हैं और तेज़ गेंद भी करते हैं। ये सबसे बड़ी सरप्राइज़ थी। अदरवाइज़ वो भी पाकिस्तानी क्रिकेटर है, पाकिस्तान का बंदा है, उसका भी हक है खेलने का, मगर तरीक़ाकार सही नहीं है। जो हम हमेशा ज़ोर देते हैं कि तरीका जो होता है टीम सेलेक्ट करने का वो सही नहीं है, इसमें फिर शक व शुबात शुरू हो जाते हैं।
सिकंदर, इंग्लैंड के साथ सीरीज में पाकिस्तानी बॉलिंग का जो भाल हुआ सबने देखा, उसे सामने रखते हुए आपको लग रहा है अब ये जो नया बॉलिंग लाइनअप है वर्ल्ड कप के मौके पे टफ टाइम दे सकता है हरीफों को? देखिए, नया आप कैसे कह रहे हैं, सारे तो वही हैं, सिवाय वहाब रियाज के सारे तो वही लोग हैं कि जो कि पिछले दो एक साल से खेलते हुए आ रहे हैं। वहाब रियाज थे जो कि पिछले दिनों काफ़ी अरसे से टीम में वो शामिल नहीं थे, बाकी तो लोग सारे वही हैं। मगर एक चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि इंग्लैंड की टीम दुनिया की इस वक्त सबसे मजबूत तरीन टीम है और उनकी जो पिचेस पे उनके बॉलर्स की पिटाई हुई तो हमारे बॉलर्स की भी पिटाई हुई। तो इसका मतलब है कि जब ऐसी विकेट आएगी जिस पे बॉलर्स हेल्प कर रहे होंगे तो दोनों तरफ से विकेटें भी गिरेंगी और दोनों तरफ से रन्स भी होंगे जो जिस तरह के रन होने चाहिए। मगर जो फ़र्क था वो सिर्फ ये था कि इंग्लैंड ने अगर पाकिस्तान ने 350 रन किए वो 50 ओवर में किए, इंग्लैंड ने जो 350 किए वो 45 ओवर में किए। तो ये जो 5 ओवर का डेफिसिट है वो नज़र आता है कि बैटिंग के अंदर। अदरवाइज़ अगर हमारे लड़के बहुत अच्छा तेज़ खेले, अभी तो खेले हैं मगर इससे भी ज़्यादा उनको तेज़ खेलना पड़ेगा अगर वो 5 ओवर का डेफिसिट अगर वो कम करना चाहते हैं। अदरवाइज़ टीम की जो बैटिंग की परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी बेहतर नज़र आई है, इसमें अच्छी चीज़ नज़र आई है। और ख़ासतौर पे पिछले जो कल का जो मैच था, जो आखिरी मैच था, उस पर हमने मैच शुरू होने से पहले कहा था कि ये सरफराज जो है वो क्यों नहीं ऊपर आता। सरफराज 8वें नंबर तक उन्होंने बैटिंग की, अभी पिछले उससे पहले जो मैच था उसमें 8वें नंबर पे बैटिंग की, अपने से ऊपर वो इमाद को भेज रहे थे, दूसरों को भेज रहे थे। तो सरफराज को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा एज अ कैप्टन, वो ऊपर आएँ, रन्स करें ताकि मजबूत हो। अगर वो ऊपर आके उन्होंने रन्स नहीं किए सरफराज ने तो उनके लिए अपने लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर जो माफिया जो क्रिकेट को रन करता है वो उनको हटाने की बात करेगा। ऑलराइट, ओके जी सिकंदर बख्श, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। और अभी तो बहुत क्रिकेट है और वर्ल्ड कप अभी तो स्टार्ट होना है, सो ऑब्वियसली बातें तो चलती रहेंगी। अच्छा जी, आज की जो जियो की रमज़ान ट्रांसमिशन है, 7 रमज़ान, उसमें मैं और अब्दुल्ला भी होंगे, तो हम आपको जियो एंटरटेनमेंट पे इफ्तारी से एंड पहले मिलने वाले हैं। सी यू देयर और फिर रात में अपने शो पे तो मुलाकात, वहाँ यहाँ तो मुलाकात होगी। ऑलराइट जी, सी यू, खुदा हाफिज़।